हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है कंसाइनमेंट। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कंसाइनमेंट में एक्चुअली होता क्या है। और हम लोग आज के चैप्टर में सारे ही कॉन्सेप्ट नोट्स कवर अप करेंगे। ओके। और सारे ही मैंने जो नोट्स हैं वो आपके इंस्टीट्यूट की बुक से ही कराए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब मेरा वीडियो सुने तो अपनी बुक को खोल के और हमारे वीडियो को सुने। ठीक है, चलिए हम लोग अब कवर अप करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ठीक है, चलिए। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब क्या है होता है वो बताया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कंसाइनमेंट अकाउंट। आप सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जैसे आपने पढ़ा था पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे सर? हम लोग इसको नॉमिनल कैटेगरी में रखेंगे। हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम लोग इसको नॉमिनल कैटेगरी में रखेंगे। चाहे तो आप अपनी बुक के पेज पर ये लिख लें, इसको नॉमिनल अकाउंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? चलिए। और या जैसे कि हम लोग वहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को उस अकाउंट में डेबिट करते थे। नॉमिनल अकाउंट के रूल बता रहा हूँ मैं। और जितनी भी इनकम होती थी वहाँ पर हम लोग क्रेडिट करते थे उस नॉमिनल अकाउंट में, उस पर्टिकुलर नॉमिनल अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में भी क्या इसी तरीके से होगा सर? जी यस, बिल्कुल इसी तरीके से ही होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंसाइनमेंट में होता क्या है। कंसाइनमेंट में आपकी दो पार्टीज़ होती हैं। एक होती है भेजने वाली जिसको कंसाइनर बोलते हैं, और एक होती है रिसीव करने वाली जो कि कंसाइनी होती है। ठीक है सर? एक होती है भेजने वाली जिसको हम लोग कंसाइनर बोलते हैं, और एक होती है रिसीव करने वाली जिसको कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर जो भी उन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नोट करा जाता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है। द पार्टी विच सेंड्स अ गुड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पार्टी जो गुड्स भेजती है उसको प्रिंसिपल या कंसाइनर बोलते हैं। जो पार्टी रिसीव करती है गुड्स वो उसको एजेंट या कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। थर्ड पॉइंट, ओनरशिप ऑफ द गुड्स दैट इज द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल। जो भी प्रॉपर्टी रहती है गुड्स की वो कंसाइनर के पास रहती है जब तक गुड्स आपके सेल ना हो जाएं कंसाइनी के थ्रू। जब तक गुड्स कंसाइनी के थ्रू सेल ना हो जाएं तब तक जो ओनरशिप रहती है गुड्स की वो कंसाइनर के पास ही रहती है। ओके। ये इस बात का खासा ख्याल रखना होगा कि कि आपकी जो ओनरशिप रहेगी वो कंसाइनर के पास ही रहेगी जब तक उन गुड्स की सेल कंसाइनी नहीं कर देता। ठीक है, चलिए। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर बोला गया है, कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। कंसाइनर को इनवॉइस नहीं भेजेगा क्योंकि इनवॉइस तो सेल के लिए होती है। तो सर ये एक्चुअली में है क्या? ये सिर्फ मैंने कंसाइनर ने क्या करा है, कंसाइनर ने सिर्फ गुड्स को भेजा है कि आप आगे सेल करो। ठीक है, तो वो सेल होना है, वो फ्यूचर सेल के लिए। तो यहाँ पर सर रिकॉर्डिंग के लिए कोई तो ऐसी स्टेटमेंट होगी या कोई तो ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको हमको कंसाइनी को भेजना होगा एक एक्नॉलेजमेंट के लिए पर्पज से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या चीज़ है? वो है प्रोफार्मा इनवॉइस। वो क्या है आपका? वो है प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है ना जी? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है। तो प्रोफार्मा इनवॉइस से उसको हम लोग उसका नाम है, उसको बोलेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? यूज उसके बाद क्या है? यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनी जो भी आपके एक्सपेंसेस करता है उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड, तो उसको वो जितने भी है वो इंटाइटल्ड है सारे एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए। किससे? कंसाइनर से। ओके। इट इज़ ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनर टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ अ कैश और अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बाकी अगर कंसाइनर और कंसाइनी के टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के थ्रू ये भी हो सकता है कि कंसाइनर आपका डिमांड कर सकता है कि मुझे एडवांस चाहिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर एक इन्होंने एक पॉइंट दिया है, फॉर इज वर्क द कंसाइनी रिसीव अ कमीशन को कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल के बेसिस पे क्या होता है, आपका कंसाइनी जो है कमीशन चार्ज करता है। कंसाइनी आपका कमीशन चार्ज करता है ग्रॉस सेल के बेस पे, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन का नाम देते हैं। कंसाइनी ऑर्डिनरी कमीशन, जब कंसाइनी को ऑर्डिनरी कमीशन किस लिए होती है? सिर्फ आप मेरे गुड्स सेल करो। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब ही यही है कि आप मेरे सिर्फ और सिर्फ गुड्स सेल करो, मैं आगे देख लूँगा। ठीक है ना जी? आप सिर्फ मेरे गुड सेल करो, मैं आगे देख लूँगा। ठीक है। उसके बाद अब इसके अलावा ये जो आपकी नेक्स्ट कमीशन बोली गई है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब ये हो गया कि अब जैसे जो भी कंसाइनी ने गुड्स आगे आपके फ्यूचर सेल करें या आगे आपके सेल करें, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं?
तो उसमें ये भी हो सकता है कि बैड डेट्स अराइज हो सकते हैं। अब जो बैड डेट्स अराइज हो सकते हैं एक्चुअली में अगर कोई, तो यहाँ पर तो इम्प्लिसिट इम्प्लाइड एग्रीमेंट तो यही बोलेगा कि आपका जो भी एक्सपेंस है वो, ये बैड डेट का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, वो कंसाइनर को ही बियर अप करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। पर कंसाइनर, इफ़ कंसाइनर वॉन्ट्स कि ही डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैड डेट, तो वो एक तरीके का एक स्पेशल टाइप का कमीशन ऑफर कर सकता है कंसाइनी को, एंड दैट इज व्हाट डेल क्रेडेयर कमीशन इज। ओके, तो डेल क्रेडेयर कमीशन किसको ऑफर करेगा? कंसाइनी को ऑफर करेगा कि ये लीजिए, और मुझे बैड डेट का कोई लॉस नहीं चाहिए, मैं आपको ही कमीशन दूंगा, और मुझे मेरी सेल का पूरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है ना जी। आप अपने कस्टमर से रिकवर करते रहिए, मैं आपको एक कमीशन दूंगा, एक ऑर्डिनरी कमीशन दे दूंगा और एक डेल क्रेडेयर कमीशन दे दूंगा। फिर से ऑर्डिनरी कमीशन होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी, आप मेरे गुड्स को आगे आगे सेल करोगे, ठीक है ना, सिर्फ इस चीज़ के लिए। और डेल क्रेडियर कमीशन के लिए कि कंसाइनर डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैड डेट लॉस, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है, वो डेल क्रेडियर कमीशन उसको प्रोवाइड फॉर कर सकता है, ठीक है। चलिए, पीरियडिकली द कंसाइनी एंड्स टू द कंसाइनर स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल। कंसाइनी और कंसाइनर के बीच जो आपके जो स्टेटमेंट बनते रहते हैं उसको अकाउंट सेल कहा जाता है। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। इसके अंदर होता क्या क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं छोटे मोटे मार्क्स में। आपका जैसे 2 नंबर का या 3 नंबर का अगर थ्योरी का क्वेश्चन बन गया तो उसमें पूछ सकते हैं। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, द कमीशन अर्न्ड बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर। मतलब आपके जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि हिसाब बनता है पूरा, तो उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर। जैसे देखिए क्या क्या है कि आपने कितनी सेल करी वो बताया जाएगा इसमें, सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। फिर है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनर ने इनकर करे हैं, और कमीशन जो कि कंसाइनी ने इनकर करी है। और बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर, कितना बैलेंस आपका ड्यू होता है कंसाइनर को, कि यानी कितना पैसा कंसाइनी को देना है कंसाइनर को, ठीक है। फर्म यूजुअली लाइक टू असेर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट, हर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन पर हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी है, 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना जी। तो जो आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हैं। जैसे मान लीजिए डिस्टिंक्शन बताया है कंसाइनमेंट और सेल के बीच। कंसाइनमेंट का मतलब इन्होंने पहला डिफरेंस जो दिया है, ओनरशिप ऑफ गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर, ठीक है। पता था कि जो भेजने वाला है उसके हैंड्स में ही ओनरशिप रहने वाली, जब तक गुड्स आगे फ्यूचर में सेल नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक जो है आपकी ओनरशिप जो है कंसाइनी के पास, कंसाइनर के पास ही रहेगी, ठीक है। टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, जब तक वो कंसाइनी नहीं बेच देता। नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर टू द कंसाइनी, और ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल टू द बायर, सेलर टू द बायर। ओनरशिप आपकी तभी ट्रांसफ़र हो जाती है जब आप सेलर से जब सेलर जो है बायर को सेल करता है, ठीक है, तभी उसी समय ही ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप, ठीक है। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में ट्रांसफ़र नहीं होती। कंसाइनी कैन रिटर्न द गुड्स अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर, कंसाइनी जो है आपके गुड्स जो है अनसोल्ड गुड्स को रिटर्न कर सकता है, वापस कर सकता है। लेकिन जो गुड्स जो बेचे हैं सेलर ने बायर को, गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर, वो प्रॉपर्टी किसकी है? बायर की। और उसको रिटर्न तभी कर सकते हैं अगर सेलर एग्री होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसाइनर बियर्स द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी, कंसाइनर क्या करता है? जितना भी लॉस होता है उसको बियर अप करता है, जो कि कंसाइनर आपका जो भी लॉस होता है उसको बियर अप करता है जो कि कंसाइनी का जो कि लॉस है वो भी वो क्या करता है? कंसाइनर सारा लॉस बियर अप करता है खुद से ही। इट इज़ द बायर हु विल बियर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। और लेकिन सेल ट्रांजेक्शन में क्या होता है? बायर ही होता है जो इस लॉस को बियर अप करता है गुड्स की ट्रांसफर के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट 4, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड अ एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। लेकिन सेल ट्रांजेक्शन में क्या होता है? सेलर और बायर का रिलेशन होता है। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है तो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप अराइज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी टू रिसीव द गुड्स एंड टू कीप इट सेफली आर बोर्न बाय द कंसाइनर अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी खर्चे कंसाइनी करेगा उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड, जो भी खर्चे जो भी एक्सपेंसेस वो कंसाइनी करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे बियर अप कौन करने वाला है? वो सारे के सारे खर्चे बियर अप करने वाला है कंसाइनर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और एग्रीमेंट है उन लोग के बीच, अगर कुछ अलग तरीके का एग्रीमेंट हो तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर आर टू बी बोर्न बाय द बायर इटसेल्फ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई सेल ट्रांजेक्शन में बायर को, ठीक है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी करेगा बायर वो उसको खुद ही बियर अप करने पड़ेंगे, वो सेलर लायबिल नहीं है, ठीक है।
अब इन्होंने यहाँ पर डिस्टिंक्शन दिया है हम लोग को कमीशन और डिस्काउंट के बीच, तो इसको देख लेते हैं ज़रा क्या है। कमीशन में भी डिफाइंड एज रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय और एन एजेंट रिलेटिंग टू सर्विसेज परफॉर्म्ड इन अकाउंट कनेक्शन विद द सेल्स परचेज कलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजली बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। कमीशन में इन्होंने क्या बताया कि जो रेम्यूनरेशन होता है किसी एम्प्लॉय का या एजेंट का जो कि सर्विस से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू सर्विस परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद द सेल्स परचेज कलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बात सही मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी हम लोग रेम्यूनरेशन किसी एम्प्लॉय को दे सकते हैं, एजेंट को दे सकते हैं। एजेंट जैसे हम लोग कंसाइनर और कंसाइनी, क्या कंसाइनी को सर कमीशन मिलेगा, ऊपर बात तो हुई ना आपकी ऑर्डिनरी कमीशन की और डेल क्रेडिटर कमीशन की, तो ये उसी से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय को दे सकते हैं, एजेंट को दे सकते हैं, जो भी उन्होंने हम लोग के लिए काम किए हैं, सर्विसेज परफॉर्म करी है। ओके, वो सर्विसेज हो सकती हैं सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और कमीशन जो होता है आपका अर्नड ऑन अकाउंट फॉर एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कमीशन अलाउड और पेड एज अकाउंटेड फॉर एन एक्सपेंस। ठीक है, जो कमीशन हम लोग अर्न करते हैं उसको इनकम मान लेंगे, और जो कमीशन हम लोग किसी दूसरे को देते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है या आपको रिबेट मिल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब है आपको रिडक्शन मिल रहा है या आपको रिबेट अलाउ हो रहा है, तो ठीक है। और अलाउंस गिवन फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ डेट बिफोर इट इज़ ड्यू, दैट इज़ अ कैश डिस्काउंट। अलाउंस जो हम लोग देते हैं, अलाउंस गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ अ डेट बिफोर इट इज़ ड्यू, दैट इज़ अ कैश डिस्काउंट। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने बोला था कि मैंने एक टर्म रखा, जैसे मान लीजिए मैं सेलर हूँ, वो सामने वाला बायर है। ठीक है, मैंने उनको सामने एक टर्म रखी थी कि अगर आप जो भी आपका जो अमाउंट ड्यू है वो अगर आप उसको विद इन 7 डेज क्लियर कर दोगे तो 2% की कैश डिस्काउंट आपको ऑफर करी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप विद इन 1 मंथ करोगे तो आपको जो 2% की कैश डिस्काउंट है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही होता है इसका मतलब कैश डिस्काउंट। अलाउंस गिवन टू द होल सेलर और बल्क बायर्स ऑन द लिस्ट प्राइस ऑन और रिटेल प्राइस नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है जो कि क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करोगे तो हम आपको उतना से उतना ज़्यादा ही डिस्काउंट देंगे, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्या इसको हम लोग अकाउंट फॉर करते हैं, नहीं। अ ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली एंड इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या बोला जा रहा है, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग करने जा रहे हैं सारे कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन की। ठीक है, चलिए कंसाइनर की बुक्स में पहले हम लोग एंट्री करेंगे। पहले हम लोग कंसाइनर की बुक्स में हम एंट्री करने जा रहे हैं, पहले इसको देखते हैं। जब गुड्स हम लोग कंसाइन जो व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच, जब क्या करते हैं गुड्स को कंसाइन करा जाता है, जब गुड्स को भेजा जाता है, जब गुड्स को भेजा गया, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच, जब गुड्स को कंसाइन करा गया है या डिस्पैच करा गया तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर ये कैसे हुआ, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट इसलिए करा गया क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं कि हम लोग जब सेल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं जब हम लोग परचेजेस करते हैं। ठीक है, और जब सेल करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को भेज रहे हैं, हम लोग गुड्स को भेज रहे हैं, अब ये सेल नहीं हुआ है, इसको सर वैसे तो क्रेडिट करते, लेकिन हम लोग ने इसको सेल नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग ने इसको क्या किया, डेबिट किया है। ठीक है ना, क्योंकि इस आप मान सकते हो एक तरीके से हम लोग ने अभी इन्वेस्ट करा है पैसा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, ओके चलिए फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। जो भी एक्सपेंसेस इनकर करे कंसाइनर, फिर से मैंने आपको पहले ही कहा था, जो भी एक्सपेंसेस हैं कंसाइनमेंट से रिलेटेड उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट यानी कि अगर आपने पैसे, अगर आपने जो एक्सपेंसेस हैं कैश में बियर अप करें हैं तो आप उसको कैश अकाउंट, और बैंक में चेक से बियर अप करें तो बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर आपने क्रेडिट अभी आपने नहीं बियर अप करे हैं लेकिन आपको फ्यूचर में बियर अप करने पड़ेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो आप क्या कर दोगे, सप्लायर अकाउंट। ठीक है, चलिए जब आपको एडवांस रिसीव हुआ है कंसाइनी से तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ये हम लोग एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट सेल फ्रॉम द कंसाइनी। ये देखिए सर, ये देखिए ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट सेल फ्रॉम द कंसाइनी। यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताना चाहूँगा। ये एंट्री आपको जो पॉइंट नंबर 4 वाली है, ये जो पॉइंट नंबर 4 वाली एंट्री है, ये आपको कब करनी है, ये आपको तब करनी है जब आपको अकाउंट से रिसीव हो कंसाइनी से।
आपको कोई लेना देना नहीं है कि उसने सेल करी है, कि उसने खर्चे करे हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ये एंट्री आपको करनी ही कब है, जब जब आपको अकाउंट सेल रिसीव होगा किसी कंसाइनी से, ठीक है। तो ये इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको पता ही तब चलेगा कि उसने सेल करी है या उसने एक्सपेंसेस करे हैं, जब वो आपको किसी भी तरीके का एक स्टेटमेंट भेजेगा या अकाउंट सेल भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, सेल प्रोसीड से रिलेटेड हम लोग को क्या बताया। अगर सेल प्रोसीड्स में अकाउंट सेल्स में आपका सेल प्रोसीड्स के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या एंट्री पास करने वाले हैं, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या करने वाले हैं आप, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने डेटर बना दिया है, आपने कंसाइनी को डेटर बना दिया है सर, आपने कंसाइनी को डेटर बना दिया, जी हाँ बिल्कुल। और आपने देखिए, जब हम लोग सेल करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल में, हम लोग क्या करते हैं, जब सेल करते हैं तो क्या होता है, आपका सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यही तो होती है ना एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जब हम लोग ने यहाँ इसको सेल ट्रीट करी है, तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और कंसाइनी को हम लोग ने डेटर बना दिया है, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स में आपकी ये एंट्री होने वाली है। और फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, जब एक्सपेंसेस इनकर करे हैं कंसाइनी ने, तो हम लोगों ने क्या करा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग ने इसको क्यों डेबिट करा है सर, ये क्या हमारा खर्चा है, बिल्कुल। कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे, ऊपर मैंने आपको बताया था, कंसाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं जो कंसाइनर खुद कर रहा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड, या जो कंसाइनी कर रहा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड, जो कंसाइनी कर रहा है कंसाइनमेंट से रिलेटेड, वो भी एक्सपेंसेस आपके कंसाइनर के ही हैं, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ है डेबिट और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। ओके चलिए, अब जब आपने क्या करा है, कैश और बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी सेटलमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कैश मिली है, या आपको चेक मिली है, या आपको कोई बिल रिसीव हुआ है किससे, कंसाइनी से, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट या बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको ज़रा एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि जब डेल क्रेडेयर कमीशन हम लोग ने नहीं पे किया, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। बैड डेट्स की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। पहली बात आप ध्यान से, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, हम लोग यहाँ पर बैड डेट्स की एंट्री करने जा रहे हैं, ना कि कमीशन की। क्योंकि कमीशन वाला मैटर तो बिल्कुल इजी है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। लेकिन हम लोग यहाँ करने क्या वाले हैं, हम लोग बैड डेट की एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ना कि कमीशन की। तो आप बैड डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझिएगा। व्हेन डेल क्रेडियर कमीशन इज नॉट पेड टू द कंसाइनी, जब डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी को पे ही नहीं करा गया, हम लोग डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी को कब नहीं पे करेंगे, यानी कि बैड डेट का खर्चा जो है, जो भी बैड डेट होने वाली है, जो भी कंसाइनी हम लोग को डिक्लेयर करने वाला है कि इतना पैसा आपका डूब गया, ठीक है, जो इतना पैसा आपका डूब गया, तो वो जो लॉस है वो कंसाइनर खुद ही बियर अप करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंसाइनर विल सेल्फ बियर द एक्सपेंस ऑफ बैड डेट, ओके। तो यहाँ की एंट्री होगी, तो इसका मतलब बैड डेट का लॉस हम लोग खुद बियर अप करने वाले हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट होने वाली है डेबिट, ठीक है, और कंसाइनी का अकाउंट करने वाले हैं हम लोग क्रेडिट, ठीक है। कंसाइनमेंट का अकाउंट हम लोग करने वाले हैं डेबिट, और कंसाइनी का हम लोग अकाउंट क्या करने वाले हैं, क्रेडिट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, जब हम लोगों ने डेल क्रेडेयर कमीशन जो है पे करी हुई है कंसाइनी को, जब हम लोगों ने डेल क्रेडेयर कमीशन जो है पे करी हुई है कंसाइनी को, इसका मतलब now we are free from the actual loss of a bad debt, we don't care about the loss of bad debt, okay। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या करी है, हम लोग का बैड डेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग उस लॉस को क्या रिकॉग्नाइज करें, अरे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डेल क्रेडेयर कमीशन जो है वो दी हुई है कंसाइनी को कि भाई आप बियर अप करो सारा हमारा लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर भी साफ साफ इंस्टीट्यूट की किताब ने भी यही बोला है, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड एज अ बैड डेट टू बी बॉर्न बाय द कंसाइनी, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर नोट करनी होंगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। तो पॉइंट नंबर 6 वो आप समझ गए, जिसको ना समझ में आए प्लीज़ डू टेक्स्ट इन द कमेंट, ओके। चलिए, थैंक यू। पॉइंट नंबर 7 क्या है, फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, जो कि गुड्स जो है अगर कंसाइनी ने टेक ओवर करे हैं, तो यहाँ पर क्या एंट्री होने वाली है, कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, कंसाइनी का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 8 क्या है, फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कि अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक है। अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक में क्या होता है, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाइए, जो आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना जी। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है जिसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। सेम यहाँ पर हो रहा है सर। देखिए यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए सारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो आपका ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो डेबिट, कौन कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, बिल्कुल ये कंसाइनर का ही एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हुआ डेबिट, और टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना जी। तो ये थे 7 8 9 पॉइंट जो आपके इस चैप्टर में ये थी आपकी 7 8 9 एंट्रीज जो कि आपकी कंसाइनर की बुक्स में होनी थी, जो कि आपकी किसकी किसकी बुक्स में होनी थी, कंसाइनर की बुक्स में होनी थी। वो मैंने आपको सारी एंट्रीज करा दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। आप लोग बड़ी ही शिद्दत से इस इलस्ट्रेशन को करेंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसी पॉइंट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना जी। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा जैसा नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को इसमें दिक्कत हुई। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसको हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होने वाला है हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में देखिए क्या है यहाँ पर। प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल एज इज प्रैक्टिसाइज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट कॉस्ट मीन्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एज सच टू द कंसाइनर बट ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रेमाइसेस ऑफ द कंसाइनी, ठीक है। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। वैसे तो नॉर्मली वैल्यूएशन का तरीका यही है, लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, कॉस्ट मीन्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट का मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स तो है ही, एक्स्ट्रा भी कुछ है। एक्स्ट्रा क्या है, सच टू द कंसाइनर बट ऑल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रेमाइसेस, यानी कि जब तक उतने खर्चे भी जुड़ेंगे जब तक वो आपके कंसाइनी की कंसाइनी के आपके प्रेमाइसिस तक ना पहुंच जाएं, जब तक कंसाइनी के प्रेमाइसिस तक ना पहुंच जाएं, तो वो एक्सपेंसेस जो अभी आपने बियर अप करे हैं वो भी आपके इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में जुड़ेंगे, वो भी आपके इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में जुड़ेंगे, ठीक है ना सर। चलिए, ओके, सच एक्सपेंसेस, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे पैकेजिंग, आपने गुड्स को पैक करा होगा, फ्रेट जो भी आपका भाड़ा लगा होगा वो, कार्टेज, ठीक है ना जी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ठीक है ना, आपने इंश्योरेंस करा के रखा था ट्रांजिट के लिए, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे खर्चे, अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी अराइज होगी। तो ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो कि हम लोग को बियर अप करने पड़ेंगे कंसाइनी की प्रेमाइसिस तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारे क्या इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल जुड़ेंगे, ठीक है। बट एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव रीच द कंसाइनीज गो डाउन, जैसे कि गो डाउन रेंट, इंश्योरेंस तो गो डाउन, डिलीवरी चार्जेस, सेल्समैन सैलरी, क्या ये भी इंक्लूड होगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। यानी कि हम लोग के खर्चे कहाँ तक ही इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि वो वाले एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे जो कि प्रेमाइसिस कंसाइनी की प्रेमाइसिस तक पहुंचाने के लिए बियर अप करे जा रहे हैं। उसके बाद गोडाउन की कॉस्ट और इंश्योरेंस, बाकी स्टोरेज कॉस्ट, आपकी किसी भी तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी वाइल वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, ओके ना। इसको हम लोग सर फिर क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट करेंगे, ओके। चलिए, इसको हम लोग एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया है, expenses incurred after the goods have reached the consignees are not treated as part of the cost of purchase or valuing inventories on hand. That is why in a case given above, inventories has been valued ignoring go down rent and insurance, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, sometimes an examination problem states that only the consignor expenses amount to such amount and that consignee spends so much if details are not available। अगर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट से रिलेटेड अलग अलग डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, देन फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री को जब आप वैल्यू करोगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट वाइल दोज इनकर्ड बाय द कंसाइनी शुड बी इग्नोर्ड। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, ये मैं इस पॉइंट पर ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। ये जो इन्होंने 1 सेकेंड,
देखिए यहाँ पर इन्होंने ये क्यों बताया, ये जो उन्होंने पॉइंट बताया है यहाँ पर कि इफ़ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल देन फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। मतलब डिटेल्स अगर आपको नहीं पता है, जो भी खर्चे करे हैं किसने, कंसाइनर ने, उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट तो मानेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली आपके कंसाइनी की प्रेमाइसिस तक पहुंचाने के लिए ही आपके एक्सपेंसेस बियर अप करेगा, इसलिए हम लोग उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट मान लेंगे इन्वेंट्री की। इसलिए नॉर्मली अगर कब, लेकिन जब डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना जी, तब तक हम लोग नॉर्मली यही समझेंगे कि इसने कंसाइनर ने कंसाइनी के प्रेमाइसिस तक पहुंचाने के लिए जितने खर्चे करे हैं वो हम लोग सारे इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ने वाले हैं। वाइल दोज इनकर्ड बाय कंसाइनी शुड बी इग्नोर। कंसाइनी वाले जो भी हैं नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करने वाले। ऐसा हम लोग क्यों करने वाले, क्योंकि हमें पता है ना कि जब उसके पास पहुंचेगा वो एक्सपेंस करेगा, वो एक्सपेंस बियर अप करेगा। लेकिन बात आती है किस तरीके के, गुड्स को बचाने के, गुड्स की स्टोरेज के, गोडाउन रेंट के बियर अप करेगा, फोरमैन सैलरी के बियर अप करेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस तो है ना, उसको तो हम लोग, ये सारे जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग एक्सपेंस ही ट्रीट करने वाले हैं, वैल्यूएशन कॉस्ट में नहीं ट्रीट करने वाले हैं। इसलिए जब आपके पास डिटेल्स अवेलेबल ना हो तो इन सारे खर्चों को क्या करें सर, इग्नोर करें, जो कि कंसाइनी ने करें। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रूर अच्छे से समझे, जिसको ना समझ में कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या बताया गया, गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट। ठीक है, गुड्स को क्या करा गया है, इनवॉइस अबव कॉस्ट है। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट जो हैं जो बिल थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। पहली बात तो मैं आपको इसका मतलब बता दूँ कि गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट का मतलब क्या है। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट में यहाँ पर कहा क्या इन्होंने कि अगर जो भी आपका कंसाइनर है, जो भी आपका कंसाइनर है वो, जैसे जो भी गुड्स की कॉस्ट है, उससे ज़्यादा अमाउंट पर वो कंसाइनी को आपका गुड्स जो है वो भेज रहा है फॉर फ्यूचर सेल। ठीक है ना, जो भी गुड्स की कॉस्ट है उससे ज़्यादा अमाउंट पर वो उससे ज़्यादा अमाउंट पर गुड्स को भेज रहा है, किसको, कंसाइनी को। ठीक है ना जी, तो उसमें हम लोग को क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज देखनी कि किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें हम लोग को चीज़ें बताई गई थी कि क्या था, किस तरीके से था। ये सारी एंट्रीज इन्होंने करके रखी हुई हैं। कंसाइनमेंट टू वाई, यहाँ पर क्या हुआ होगा, पहली एंट्री में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पहले वाले अमाउंट में जैसे ऊपर 50,000 जो लिया गया, ये वाला अमाउंट जो इन्होंने 50,000 लिया हुआ है, ये पहले वाले में क्या करा है इसने, कंसाइनर है, एक कंसाइनर है एक्स और दूसरा कंसाइनी है वाई। ठीक है, तो उसने 50,000 के गुड्स भेजे, 50,000 के गुड्स भेजे, तो यहाँ पर ये पहली एंट्री कर दी इन्होंने। ये इन्होंने 50,000 के गुड्स भेजे तो इन्होंने पहली एंट्री कर दी 50,000 की। ठीक है ना सर, तो ये हो गई पहली एंट्री। वहाँ पर इन्होंने 50,000 की जगह 60,000 से करी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने 50,000 की जगह 60,000 से करी है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन अब, इफ द इनवॉइस इज कॉस्ट प्लस 20%, यहाँ पर दिया गया है। सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन अब, हाँ ये देखिए, सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, इट द इनवॉइस इज कॉस्ट प्लस 20%, 60,000 फॉर गुड्स सेंट टू वाई, एंट्रीज विल बी इनिशियली। तो पहली एंट्री आपने क्या करी, 60,000 से करी है, जबकि ऊपर वाला जो आपका इलस्ट्रेशन वन था वहाँ पर आपकी जो एंट्रीज करी गई थी 50,000 से करी गई थी, एट कॉस्ट करी गई थी। यहाँ 60,000 से करेंगे कंसाइनमेंट टू वाई टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी सारी चीज़ें जो हैं वैसी सारी एंट्री वैसे ही होंगी जैसी आपकी गुड सेंट ऑन कॉस्ट में हुई थी। कंसाइनमेंट टू वाई टू बैंक अकाउंट, ये सारी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू वाई, जो भी आपके कंसाइनी ने आपको बिल दिया हो, वो जब आपने बिल को रियलाइज़ करा हो, तो एंट्री नंबर 4 होगी। ओके, और उसके बाद क्या होगा, वाई टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वाई टू कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर कर दिया। हाँ, आपकी फिफ्थ एंट्री आ गई, वाई टू कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट 55,000। सारी एंट्रीज आप मिला सकते हैं, सारी एंट्रीज सेम होंगी, पिछले वाले जो कि गुड सेंट ऑन कॉस्ट से था उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज सेम होंगी। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा सर, इसमें आपकी पहली एंट्री में डिफरेंस आया। पहली बात तो पहली एंट्री को टिक कर लीजिएगा, पहली एंट्री में डिफरेंस आया था। कौन सी एंट्री में डिफरेंस आया था सर, पहली एंट्री में डिफरेंस आया था। और बाकी आपकी किस एंट्री में डिफरेंस आया था, बाकी एंट्री में जो डिफरेंस आया था मैं बताता हूँ। एक जो हम लोग का लास्ट में जो हम लोग का कैलकुलेशन होता है, जो हिसाब होता है, वो होता है इन्वेंट्रीज़ का, कि भाई मेरी कितनी इन्वेंट्री तेरे पास है, मेरी कितनी इन्वेंट्री आपके पास है, वो मेरे को बताओ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फ़र्क आएगा सर। वहाँ क्यों फ़र्क आने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहले गुड्स को ट्रीट करा था कॉस्ट पर, और अब ट्रीट कर रहे हैं कुछ ना कुछ लोडिंग पे।
ठीक है। पहले हम लोग ने गुड्स को ट्रीट करा था कॉस्ट पर, अब कुछ ना कुछ लोडिंग पे ट्रीट करा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंसाइनर, कॉस्ट टू कंसाइनर, जैसे 50,000 था इस एग्जाम्पल में, 50,000 थी कंसाइनर ने जितने का गुड्स सेंड करा तो 50,000 था। 50,000 का सर 1/5 क्या होता है, 10,000, ठीक है ना सर। तो ये 1/5 क्या होता है आपका 10,000 आ जाता है। बाकी 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर ने करे उसका 1/5, यानी कि उसने कुछ 1,000, उसने कुछ 1,000 करा होगा। 1,000 इंटू 1/5 करेंगे 200 आने वाला है। देख लेते कितना करा था इसने कंसाइनर ने, ये देखिए 1,000 ऑन पैकिंग करा हुआ था, 1,000 ऑन पैकिंग करा हुआ था, ये देख लीजिए। तो उससे रिलेटेड और 1,000 का 1/5 कितना होता है, 200 होता है। तो यहाँ पर ये 200 इस तरीके से आ गया, ये 10,000 आ गया और ये 200 आ गया, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट जो आता है कितना आएगा, थर्ड वाला जो पॉइंट आएगा वो आपका कितना आएगा, थर्ड वाला पॉइंट आएगा 1/5 ऑफ द फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 400, यानी कि इसका मतलब कंसाइनी ने आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर कंसाइनी के क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग को वो वाला जो प्रिंसिपल लगाना है कि कंसाइनी के एक्सपेंस जो है वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होंगे, वो तभी लगाना है जब हम लोग को अलग अलग एक्सपेंसेस की डिटेल्स अवेलेबल ना हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ बोला गया होगा कि कंसाइनी ने इतने इतने एक्सपेंसेस इन इन चीज़ों पर करके रखे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को बोला वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, ये देखिए सर यहाँ पर उन्होंने साफ बोला है वाई स्पेंट ₹2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, इतने पर इन्होंने एक्सपेंसेस करके रखे हैं। 500 ऑन गोडाउन रेंट, अरे गोडाउन रेंट वाले इंक्लूड नहीं होने सर, क्यों वैल्यूएशन में, क्योंकि ये आपके कंसाइनी के प्रेमाइसिस के पहुंचने के बाद आपके एक्सपेंसेस करे गए हैं, तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। 300 ऑन इंश्योरेंस, ये क्या इंश्योरेंस किस तरीके का मान इसके बाद दिया गया, इसका मतलब क्या, स्टोरेज इंश्योरेंस, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज इंश्योरेंस, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग ट्रीट नहीं करने वाले, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पर हम लोग क्या नहीं ट्रीट करने वाले, वैल्यूएशन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाले, ठीक है ना सर। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको भी यहाँ पर ट्रीट नहीं करने वाले। उसी तरीके से हम लोग को जो यहाँ पर नीचे बताया गया है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, ये जो पॉइंट नंबर 9 है, तो 10,000 यहाँ पर 60,000 का 1/5 क्या होने वाला है, 12,000, ठीक है। 60,000 का 1/5 क्या होने वाला है, 12,000। और यहाँ पर ये जो 1/5 इन्होंने बताया है, ये जो 1/5 इन्होंने बताया है वो क्या बताया, 1/5 ऑफ 1,000 प्लस 2,000, वहाँ पर भी यही था कि 1,000 मैंने आपको दिखाया था ये वाला अमाउंट, ये देखिए, ये देखिए, ये 1,000 था, ये वाला जो था वो था 1,000, और उसके बाद ये था 1,000, और दूसरा वाला क्या था, ये था 2,000, ठीक है ना। तो 1,000 का 1/5, ठीक है ना, ये था 1,000 का 1/5 और 2,000 का 1/5, 1,000 का 1/5 होता है 200 और 2,000 का 1/5 होता है सर 400। तो 12,000 तो गुड्स का कॉस्ट हो गया था नॉर्मल, और उसके बाद 1,000 और 2,000 होता है 3,000, 3,000 इंटू 1/5 होता है सर 600। तो 12,000 और 600 कितना होगा, वो होगा आपका 12,600। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको सारी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 12,600, ठीक है ना जी। 12,600 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका क्या आया, इन्वेंट्री का कॉस्ट आया, ठीक है ना। इस पर आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि आई थिंक इसीलिए एग्ज़ाम में, इसी पॉइंट की वजह से मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ये पॉइंट नंबर बी। इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये इंस्टीट्यूट ने क्या दे के रखा है, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व 2,000। देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए पिछले जो आपका पीछे जो आप लोगों ने एग्जाम्पल 1 करा होगा, जो पीछे आपने एग्जाम्पल 1 करा होगा, उसमें जो गुड्स की कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी सर, उसमें जो गुड्स की कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 10,600, ठीक है। उसमें जो गुड्स की कॉस्ट आ रही थी 10,600। यहाँ पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पर सर आपकी कॉस्ट आ रही है 12,600, यानी कि कंसाइनर अपनी बुक्स में 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा, 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा अपनी बुक्स में क्या करे हुए सर, क्रेडिट करे हुए, ठीक है ना सर। कंसाइनर अपनी बुक्स में 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट करे हुए, आप देख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में, ये देखिए सर कंसाइनमेंट अकाउंट में 12,600 से क्रेडिट करा हुआ है, और जहाँ पर कॉस्ट पर भेजे थे वहाँ पर उसने 10,600 से क्रेडिट करा हुआ था। इसका मतलब जो एक्सेस क्रेडिट है वो 2,000 रुपये का है। तो क्या ये एक्सेस क्रेडिट हटाना होगा
जी सर, बिल्कुल हटाना होगा। तो यानी कि ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब अब हम लोग को क्या करना होगा सर? अब हम लोग को डेबिट करना होगा ना सर। अब हम लोग को क्या करना होगा? अब हम लोग को डेबिट करना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट को। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने क्या करा हुआ है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करा हुआ है। वो जो 2000 आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए 2000 आपने जो ज़्यादा दिखाया है, वो आपने क्या करा, ये एक्सेस क्रेडिट था, ये आपका एक्सेस क्रेडिट था। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट किया, डेबिट किया है सर। और यहाँ पर हम लोग ने डेबिट किया, तो अब हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड की एंट्री बात करेंगे टू इन्वेंट्री रिजर्व, ठीक है। ये इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट हम लोग बनाते हैं अगर हम लोग ये आपके कॉस्ट प्लस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी को ये ना समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको ये पॉइंट स्पेशली क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझे, इन्वेंट्री रिजर्व वाले पॉइंट को, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट जितनी भी एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है आपका। उसके बाद नीचे क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज, सारा मेहनत वाला काम आप लोग खुद करेंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन की लिस्ट बना के बच्चे क्या करेंगे, भेजेंगे कॉमेंट सेक्शन में, और फिर मैं वो क्वेश्चन की लिस्ट के जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या बताया है, इसको एक बार ज़रूर और देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द सिचुएशन इज द कमीशन टू वाई इंक्लूड डेल क्रेडिटर कमीशन और, तो हाँ, ये भी देख लीजिए। कुछ टेक्निकल पॉइंट ज़रूर देखा करें स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, वाई वुड नॉट बी, जैसे वाई कौन था, कंसाइनी था, वाई कौन था, कंसाइनी था, वाई वुड कुड नॉट बी एबल टू चार्ज द बैड डेट ऑफ ₹600 टू एक्स, ही विल हैव टू बियर। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कमीशन जो है वाई को इंक्लूड कर दी डेल क्रेडिटर, अगर कमीशन जो है क्या इंक्लूड कर दी, डेल क्रेडिटर कमीशन, यानी कि इसका मतलब आपका जो कंसाइनर है वो डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है, देन वाई ही वुड बियर द लॉस ऑफ बेड डेट एक्चुअली, तो वो बियर अप नहीं करेगा लॉस ऑफ बेड डेट। तो जो भी उसको कंसाइनर को आपका लॉस होने वाला है बैड डेट का, वो बियर अप नहीं करेगा। आपका पहले एग्जांपल में अगर आप देखें, पहले एग्जांपल अगर आप करके देखिएगा, उसमें 5700 का कंसाइनमेंट प्रॉफिट आ रहा था। आप लोग अपनी बुक पे रेफर बैक करके भी देख सकते हैं कि वो जो प्रॉफिट था वो 5700 आ रहा था। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। चलिए, जैसे यहाँ पर ये देखिए, कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट आ रहा था, ये देखिए, ये आपका आ रहा था 5700, ये देखिए सर, है ना। ये 5700 आ रहा था उस एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो वो 5700 क्यों आ रहा था, वो 5700 इसलिए आ रहा था क्योंकि कंसाइनर ने आपकी डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी हुई थी, ठीक है ना। डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी हुई थी, और वहाँ उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 600 रुपये का, आपका 600 रुपये का लॉस हो रहा था। किसका, बैड डेट लॉस हो रहा था, बैड डेट का लॉस हो रहा था 600 रुपये का, ठीक है। तो वो किसने बियर अप कर लिया था, वो कंसाइनर ने खुद बियर अप करा था। लेकिन अब जब आप डेल क्रेडिटर कमीशन दोगे, अब जब आप डेल क्रेडिटर कमीशन दोगे तो आप क्यों बियर अप करोगे वो 600 रुपये का लॉस, ठीक है। तो आप क्यों बियर अप करोगे, तो इसीलिए आपका जो कमीशन है, जो आपका प्रॉफिट है, वो आपका 5700 और 600, 5700 और 600 बढ़ के आपका कितना हो जाएगा सर, 6300 हो जाएगा। इतना आपको क्या मिलने वाला है, इतना आपको ओवरऑल आपका प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए, हम लोग अब क्या देखने वाले हैं आगे, नॉर्मल लॉस। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। हाँ बिल्कुल, ये इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप लोग को देखना चाहिए सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आपके इन्वेंट्री रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल, जैसे कि बात समझ में आ रहा है कि यार ये लॉस तो होना ही है, ये लॉस तो होना ही है, यहाँ पर तो क्लियर है बात कि ये लॉस तो मतलब होना ही है, मैंडेटरी। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो मैंडेटरी है। यहाँ पर तो कोई हम लोग को डाउट नहीं है कि इस तरीके का लॉस नहीं होगा, ये मैंडेटरी लॉस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ जो आपकी इस बुक में दिया गया है। सपोज 10,000 kg ऑफ एप्पल आर कंसाइन टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग ₹30 kg प्लस 40,000 ऑफ रेट, इट इज कंक्लूडेड दैट 15% इज अनअवॉइडेबल, द कॉस्ट पर kg विल बी 3,40,000 अपॉन 8,500 और इज इक्वल टू 40 रुपीज़, ठीक है। तो बाकी कितना आ गया, 40 रुपये का आपका लॉस, 40 रुपये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। अगर हाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जैसे मान लीजिए 10,000 किलोग्राम आपने किसी कंसाइनर को भेजा, कंसाइनी को भेजा, ठीक है। उसकी कॉस्ट थी 30 रुपीज़, इसका मतलब 10,000 इंटू 30 करेंगे, यू विल गेट 3 लाख,
ओके। और 3 लाख अगर आया, उसमें आपने 40,000 का फ्रेट ऐड किया, तो 40,000 फ्रेट ऐड करके कितना बन जाएगा सर, वो हो जाएगा 340। लेकिन इन्होंने बोला 15% का जो लॉस है अनअवॉइडेबल है। अब शब्दों को पकड़ें, शब्दों को पकड़ें सर। 15% लॉस अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल यानी कि वो होना ही है। वो क्या है सर, मैंडेटरी है, वो लॉस होना ही है। अगर इस तरीके के शब्द हैं तो समझ जाना भाई क्या है, नॉर्मल लॉस है। किस तरीके का लॉस है सर, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो अब आपका ये लॉस अनअवॉइडेबल है, तो सर कैसे निकालेंगे अनअवॉइडेबल लॉस कितना है? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालेंगे, 10,000 का 15%, 10,000 का 15% कितना होता है सर, 10,000 का 15% होता है 1500 kg, ठीक है। अब ये 1500 kg आपका 10,000 kg में से माइनस होगा, और आपका कितना kg का गुड्स जो है बचेगा, वो आपका गुड्स जो बचेगा वो बचेगा 8,500 kg का। वो आपका गुड्स जो है बचेगा कितना सर, 8,500 kg का गुड्स बचेगा। तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 3 लाख, आपकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 3,40,000, यानी कि 3.4 लाख, और आप उसको डिवाइड करोगे 8,500 से, आपका कितना आ जाएगा सर, 40 रुपीज़ आ जाएगा। सर आपने 15 किलोग्राम लॉस का किया क्या सर, आपने किया क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 10,000 में से 10,000 जो केजी था उसमें से मैंने माइनस करके रख दिया, 10,000 केजी में से माइनस करके रख दिया मैंने। इस इन्वेंट्री, ये जो 1500 केजी जो लॉस है ना आपका, इसको मैंने हटा के ही रख दिया, इसको मैंने माना ही नहीं कुछ, इसको मैंने सोचा कि यार ये तो होना ही था, ठीक है। और ये जो 1500 केजी का जो लॉस है, ये आपका 8,500 में पूरा इंक्लूडेड है। आप एक तरीके से मान सकते हैं ये पूरा ही इंक्लूसिव है इसमें, ठीक है ना। कैसे है, क्योंकि जब आपने कम वैल्यू से डिवाइड किया है तो देखिए ये जो कॉस्ट है ना अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप 10,000 से डिवाइड करते तो आपका 3,400 आता, आपका कितना आता, 34 रुपये आपका कॉस्ट आती। लेकिन यहाँ अगर आप डिवाइड करें तो 40 रुपये आ रही है, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये वाला जो लॉस है इसको मैंने माना, ये मेरी इन्वेंट्री का पार्ट था ही नहीं, ये भूल जाओ, है ना। हम लोग को पता था हम लोग के साथ कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए हम लोग ने इसको हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने 8,500 से ही डिवाइड किया है, ठीक है ना सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस में सर देखिए क्या है, अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है तो हम लोग को क्या करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, हम आपको एग्जाम्पल से बेहतर कन्वे कर पाएंगे। 1,000 सेविंग मशीन है सर, और जिसकी जो कॉस्ट है 1,000 सेविंग मशीन है, 1,000 सेविंग मशीन था जिसकी जो कॉस्ट है 2500 रुपये, और कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजी जा रही हैं, और 10,000 रुपये आपने इसके फ्रेट पर खर्चे किए हैं, ठीक है। 20 मशीन जो है आपकी रिपेयरिंग में डैमेज हो गई, ओके। तो आपका लॉस आपको बताना है। एबनॉर्मल लॉस, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है सर। एबनॉर्मल लॉस आपका क्या नॉर्मल लॉस की तरह था, क्या ये मैंडेटरी है? नो सर, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ये हम लोग के एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे दिस इज़ नॉट मैंडेटरी एक्सपेंस, ठीक है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी एक्सपेंस, ये पहली बात, नॉट मैंडेटरी लॉस, ये आप लोग अपनी बुक में ज़रूर लिख लें, ये कोई मैंडेटरी लॉस नहीं है सर, ठीक है ना। वो वाला तो मैंडेटरी, वो तो होना था। तो सर क्या ये मैंडेटरी लॉस है? नहीं नहीं, ये मैंडेटरी लॉस नहीं है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी लॉस। If any accidental or unnecessary loss occurs, proper thing to do is to find out the cost of goods thus lost and then to credit the consignment account and debit the profit and loss account। आपका तरीका क्या है कि भाई आप क्या करें, कंसाइनमेंट अकाउंट को, 1 सेकेंड, आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालें जो कि आपकी गई है, जो कि आपकी खो गई है, और आप क्या करें, क्रेडिट करें कंसाइनमेंट अकाउंट को। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप गुड्स सेल करते हो तो वो आपके प्रेमाइसेस से बाहर जाते हैं, ये तो बात है, तभी आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है ना। तभी आप उसको क्रेडिट करते हो। यहाँ पर आपके गुड्स सेल की फॉर्म में तो नहीं जा रहे, लेकिन जा तो रहे हैं ना, क्योंकि लॉस का मतलब क्या है, हमारे हाथ में तो है नहीं। अब तो ये तो जा रहा है ना, ये अब तो ये तो जा रहा है, ठीक है ना जी, ये तो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग, ये तो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना जी। हम लोग इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले। ये बात बस मैंने आपको इसी चीज़ के लिए बताई है, ठीक है ना जी। हम लोग इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या कर देंगे सर, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए,
फिर जैसे यहाँ पर 1,000 की सेविंग मशीन जो थी वो 2500 रुपये की भेजी गई थी और कंसाइनमेंट बेसिस पे, और 10,000 रुपये फ्रेट पर खर्चा किए गए थे। तो 20 मशीन जो थी वो डैमेजेस रिपेयर में डैमेजेस हो गई थी, ठीक है ना जी। 20 मशीन जो थी वो रिपेयर में डैमेजेस हो गई थी। अमाउंट ऑफ लॉस कितना होगा? पहली बात तो 2500 की एक मशीन तो इंटू 20 करेंगे तो 50,000 तो ये आ जाएगा आपका, 50,000 आपका ये आ जाएगा। बाकी आपके जो एक्सपेंसेस है 200 रुपये के, वो आपने कैसे निकाले कि भाई आपने 10,000 था आपका एक्सपेंस, ठीक है ना, 10,000 थे। 10,000 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे सर? आपकी कितनी मशीन गई हैं? 20/1000, 20/1000 करोगे, देन यू विल गेट ओनली 200, ठीक है ना सर। तो आपको सिर्फ 200 मिलेगा और 50,200 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है ये सर? ये है एबनॉर्मल लॉस। दिस इज़ द एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना सर। यहाँ पर आपका कितना लॉस आएगा? एबनॉर्मल लॉस आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, इसको ज़रूर आप लोग देख लें कि सर अगर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों साथ में, हाँ ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर ज़रूर कराना चाहूँगा इसके ऊपर। अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट, amount should be credited to the consignment account and debited to the PL account if any amount say 40,000 is received from the insurance company. Let's suppose जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला जो एग्जांपल था इसमें आपको कितने का लॉस हुआ था? 50,200 रुपये का लॉस हुआ था सर। 50,200 का लॉस हुआ था। 50,200 का अगर आपको लॉस हुआ था तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर लेस सपोज आपको क्या हो कि कुछ भी पैसा अगर रियलाइज़ हो इंश्योरेंस कंपनी से, अगर कुछ भी पैसा रियलाइज़ हो इंश्योरेंस कंपनी से, 40,000 जैसे रियलाइज़ हुआ है, तो आप लोग करने क्या वाले हैं सर? आप लोग करने वाले हैं क्या कि आप क्या करेंगे, जो भी आपका लॉस है, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका, पिछले एग्जाम्पल में आपका लॉस था 50,200 का, 50,200 का लॉस है, आप इसको क्या करें सर? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं आप? पहली बात तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, जो जितना पैसा आपको मिल रहा है 40,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से उसको डेबिट कर लें, और कंसाइनमेंट अकाउंट को 50,200 से क्या कर लें? क्रेडिट कर लें। सर बाकी का 10,200 का लॉस कहाँ जाएगा सर? क्योंकि 40,000 इंश्योरेंस ने दे दिया, एक्चुअल लॉस 50,200 का हुआ था, तो बाकी का 10,200 का लॉस कहाँ जाएगा सर? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए ऐसा लिखा भी है किताब में, ठीक है, कि इन डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ओनली ₹10,200। ओके सर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल नॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग गुड वेयर एज एन अबनॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस को इग्नोर करना होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? इन द एग्जांपल गिवन अबव अज्यूम दैट 10,000 kg एप्पल्स वर सेंट इन 10 डिफरेंट ट्रक्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? 10,000 किलोग्राम एप्पल जो थे आपके ट्रक में भेजे गए थे, 10,000 किलोग्राम एप्पल्स आपके ट्रक में भेजे गए थे, और जिसमें से क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ और 500 किलोग्राम एप्पल जो हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए। 500 किलोग्राम एप्पल जो हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर हम लोग एप्पल्स की कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे सर? आपने 10,000 किलोग्राम एप्पल भेजे थे, कितने के भेजे थे? 34 रुपये के हिसाब से, 3,40,000, ओके। उसके बाद यहाँ पर 500 किलोग्राम एप्पल जो गए थे लॉस्ट हो गए थे, यानी कि 17,000 रुपये के आपके ये लॉस हो गए थे, ठीक है ना। इतना आपका 17,000 रुपये का लॉस हो गया। बचे आपके कितने एप्पल? 9,500 एप्पल, जिसमें से कितने की कॉस्ट के हैं? वो 3,23,000, ठीक है ना। आपको देख नहीं रहा होगा, ये देखिए आपका ये कितने का है? आपका जो वैल्यू है वो आएगा 3,23,000। अब इन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल लॉस निकालना है 15% का। बिल्कुल सीधी सी आप एक बात समझिए, एबनॉर्मल लॉस जो है आपका, नॉर्मल लॉस एक फुल लॉस होता है, ठीक है ना जी। लेकिन आप पहले एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करेंगे एंड देन एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करेंगे। आप पहले ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपको क्लियर करा दूं, पहले आता है ए, बाद में आता है एन। पहले आप एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करें, बाद में आप नॉर्मल लॉस को ट्रीट करें। अगर क्वेश्चन में दोनों जिंदा हैं तो, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो आपको पता चल रहा है कि भाई दोनों ही आपको लॉस की कैलकुलेशन है, दोनों दोनों को ही आपको टेकअप करना है, तो पहले आप एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करें, फिर नॉर्मल लॉस को ट्रीट करें। पहले एबनॉर्मल फिर नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर इन्होंने काम किया है कि पहले इन्होंने एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करा है। पहले इन्होंने एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट करते हुए क्या करा? 500 जो आपके किलोग्राम एप्पल लॉस हो रहे थे उसको उन्होंने लॉस दिखा दिया 17,000, और 9,500 की कॉस्ट आ गई 3,23,000। फिर जो 15% जो लॉस है, यहाँ 15% जो लॉस है कितना है? 3,23,000 का। वो 15% जो लॉस है वो उसकी कितनी क्वांटिटी होगी? ये जो इन्होंने 1,425 निकाला है, दिस इज नथिंग बट 9,500 का 15%। ये है 9,500 का 15%
है, ये 1425, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी इसकी जो अमाउंट लॉस लिया गया वो नील लिया गया, क्योंकि इसको हम लोग लॉस में ट्रीट नहीं करते सर। नॉर्मल लॉस को हम लोग लॉस में ट्रीट नहीं करते, इसको हम लोग कॉस्ट की, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं, हम लोग कॉस्ट को ही बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप 9500 में से 1025 अगर आप लेस करोगे, 9500 में से 1025 आप लेस करोगे तो कहाँ तक पहुँचोगे, आप पहुँच जाओगे 8075। और 8075 है आपका, ये है आपका रिमेनिंग सेलेबल एप्पल जो आप बेच सकते हो, और उसकी टोटल कॉस्ट है 3,23,000। 323 अपॉन 8075 करोगे, यू विल गेट ₹40 पर kg, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इसमें कुछ ऐसा कठिनाई वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार, नॉर्मल लॉस आपका कब होता है, आपके जब आपके नॉर्मल तरीके के लॉस होते हैं, जैसे कि लीकेज है, एवेपोरेशन है, लॉस ऑफ पेरिशेबल गुड्स है। अब नॉर्मल लॉस आपका तभी होगा किसी अनफोर्सिन इवेंट्स की वजह से होगा। नॉर्मल लॉस आपका अकाउंट फॉर नहीं करा जाता इमीडिएटली, और उसको लोड करा जाता है रिमेनिंग गुड्स में, मैं बता चुका हूँ। और अब नॉर्मल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है, ठीक है ना जी। अब नॉर्मल लॉस को पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हटा करके फिर आपका P&L अकाउंट में आपको डेबिट करा जाता है उसको, ठीक है। एज नॉर्मल लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड, इट इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपकी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट को बढ़ा देता है, इस तरीके का लॉस। लेकिन अगर मैं बात करूँ एबनॉर्मल लॉस की, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जनरली डू नॉट कवर नॉर्मल लॉस एज इट इज एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड ऑन ईच कंसाइनमेंट और स्टोरेज ऑफ गुड्स। इंश्योरेंस कंपनीज कवर अप नहीं करती नॉर्मल लॉस को, वो जानती है ना इस तरीके का लॉस होना ही है, इसलिए स्मार्ट होती है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी नो दैट इस तरीके का लॉस होना है, देन इस तरीके का क्लॉज डाल दो कि हम लोग नॉर्मल लॉस को कवर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनीज अपना पल्ला झाड़ लेती है साहब, यहाँ पर ये होना होना ना होना डिपेंड करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें गेम खेलते हैं, और इंश्योरेंस से जनरली तो एबनॉर्मल लॉस पर आपको जनरली मिल सकता है इंश्योरेंस, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, नॉर्मल लॉस जो है ऑलमोस्ट सर्टेन होता है, ठीक है ना। हाउ रेट में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एबनॉर्मल लॉस जो होता है अनफोर्सिन इवेंट्स की वजह से सर्टेन नहीं होता। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको 4-5 पॉइंट्स हैं ज़रा देख लेना, ठीक है। चलो, ये भी मैंने आपको बता दी है। ये सारी एंट्रीज इन्होंने बताई हैं एबनॉर्मल लॉस की, कि आप लोग क्या एंट्री करने वाले हैं। पहले वाले के लिए इन्होंने बताया एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पहली एंट्री आप ये कर लेंगे एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री इन्होंने हम लोग को क्या बताई है, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर क्या हुआ है, जैसे दूसरी वाली जो एंट्री बताई इन्होंने, अगर एबनॉर्मल लॉस आपको रिकवर होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी, तो आप क्या करने वाले हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्या करने वाले हो आप, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आप क्या करने वाले हो, डेबिट करोगे। यानी कि कुल मिला के आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना दिया, एक तरीके से डेटर बना दिया, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पैसा रिसीव होगा अब इंश्योरेंस कंपनी से, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपको भविष्य में रिसीव होगा। और आपने अपना जो लॉस जो है पूरा का पूरा लॉस जो है आपने डेलीगेट कर दिया। ये जो एबनॉर्मल लॉस था, ये जो एबनॉर्मल लॉस था, पूरा का पूरा आपने हटा दिया, और पूरा का पूरा मत्थे मड़ दिया इंश्योरेंस कंपनी के। तो इसलिए ये एंट्री करी गई है, आप लोग खुश हैं कि इंश्योरेंस से आपको पैसा मिलेगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, एबनॉर्मल लॉस अगर रिकवरेबल है कंसाइनी से, तो आप क्या करोगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरेबल है, अगर आपको लग रहा है इंश्योरेंस मिलेगा, तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो इंश्योरेंस के मत्थे मड़ दो, सीधी सी बात। अगर आपको लग रहा है एबनॉर्मल लॉस अगर इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो वो पूरा उसके मत्थे मड़ दो और एबनॉर्मल लॉस को हटा दो। और अगर आपको लग रहा है इंश्योरेंस नहीं देगी, कंसाइनी दे देगा, तो पूरा का पूरा उसके मत्थे मड़ दो, ठीक है। पहले केस में क्या करा, हम लोगों ने कंसाइनी को, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया, और सेकंड केस में हम लोगों ने कंसाइनी को डेटर बनाया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। और आपने एबनॉर्मल लॉस को दोनों ही केसेस में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, दोनों ही केस में ख़त्म कर दिया। या तो कंसाइनी भरेगा, उसकी वजह से हुआ, या अगर हम लोग ने पहले इंश्योरेंस करा के रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस के मत्थे मर देंगे, ठीक है ना जी। चलिए, उन दोनों को डेटर बना के चलिए। बाकी कमीशन ये एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डिनरी कमीशन बिल्कुल सीधी सी बात है, हम लोग कोई कमीशन देनी होती है कंसाइनी को कि भाई हमारे गुड्स बेचो, और जो भी किस बेसिस पे होगी, नॉर्मली हम लोग किस बेसिस पे इसको रखेंगे, फिक्स परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल के बेसिस पर रखेंगे। सर डेल क्रेडियर कमीशन में क्या होता है, हम लोग को अपनी क्या करनी है, सेल को इंक्रीज़ करना है, और हम लोग इस तरीके हम लोग अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और सेल को इंक्रीज़ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि
बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि कैश में नहीं दे पा रहे, ठीक है, वो क्रेडिट सेल करना चाहते, तो बिल्कुल हम लोग की सेल इस वजह से कम होती थी, हम लोग अपनी सेल बढ़ानी थी, तो हम लोगों ने इसलिए क्रेडिट सेल को इन्हांस किया। और क्रेडिट सेल के चलते हम लोग का क्या होता है, लॉस भी होता है। बहुत सारे लोग क्या होंगे, पैसे लेके भाग भी जाएंगे, आपके आपके गुड्स लेके भाग जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। तो आपको उस लॉस से बचने के लिए क्या करना है, कंसाइनी को बोलना है कि भाई ये लॉस तेरा, मेरे से मतलब नहीं है, ये लॉस तेरा। एक काम कर, तू ही पैसा रिकवर कर, तू ही पैसा ले, तो तू ही पैसा मेरे को दे, लेकिन मेरे को पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए। मेरे को पूरा पैसा मांगता है, ठीक है ना, मेरे को कुछ कम नहीं चाहिए। तू भले मेरे से कुछ कमीशन ले ले, ठीक है ना जी, तो यहाँ पर तू मेरे से भले कुछ कमीशन ले ले, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल कमीशन देना होता है, ठीक है ना जी। तो इसको हम लोग डेल क्रेडेयर कमीशन बोलते हैं। क्रेडेयर बिल्कुल नाम से क्लियर है, अगर किसी बच्चे को याद ना हो रहा हो तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। क्रेडेयर, क्रेडेयर का मतलब होता है क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट सेल को एनहांस करने के लिए ऐसा होता है। जो भी लॉस हो कौन बियर अप करने वाला है, वो बैड डेट का, वो आपका वो कौन बियर अप करेगा, वो बियर अप करेगा कंसाइनी, ठीक है ना जी। चलिए, ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन में ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है कि भाई हायर प्राइस पे भेजो, ओवर राइड करो, यानी कि कौन बन जाओ आप, तरीके से हैवी ड्राइवर बन जाओ, जो आपके आजकल शब्द चल रहे हैं हैवी ड्राइवर, बिल्कुल हैवी ड्राइवर बन जाओ, यानी कि महंगे से महंगे पे बेचो। ये देखिए, प्रमोट सेल एट हायर प्राइस, जितना ज़्यादा में बेचोगे उतना तुमको ज़्यादा कमीशन देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हम लोग को बताया है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में क्या है सर, अकाउंट सेल में ये आपका सेल्स मेड क्या क्या आपके कंटेंट हो सकते हैं, इसको आप ज़रूर एक बार देख लें। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन हैं, ये ज़रूर पूछ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या आएगा, कितनी आपने सेल्स करी है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस कितने करे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कितने आपने एक्सपेंसेस करके रखे, कंसाइनी ने कितने एक्सपेंसेस करके रखे हैं। अकाउंट सेल भेजने कौन वाला है, अकाउंट सेल आपका कंसाइनी भेजेगा, किसको, कंसाइनर को बोलेगा, बताएगा कितनी सेल करी है, बताएगा मैंने आपके बिहाफ पे कितने खर्चे करे हैं, मेरा कमीशन कितना बनता है सर, और हमारे पास आपकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी है सर, एडवांस पेमेंट मैंने आपको कितना करके रखा था सर पहले ही, और मेरा बचा हुआ पैसा मुझे आपको कितना बाकी बचा हुआ पैसा देना है। ये सारी बातें आपका बताएगा कंसाइनी, किसको, कंसाइनर को, किस में, अकाउंट सेल्स में, ठीक है सर। तो ये सारी बातें वो करेगा कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 5 6 एंट्रीज हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का। कंसाइनी की बुक्स में हम लोग देख लेते हैं सेल्स जो कि करी हुई हैं। जो अगर जैसे मान लीजिए कंसाइनी ने क्या करा है, सेल करा हुआ है, तो ऑन मेकिंग सेल्स तो क्या होता है, कैश अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। जब आपने सेल करी हुई है तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, और कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सीधी सी बात है सर, जब आपने सेल करी है तो कैश अकाउंट आप डेबिट करोगे, अगर आपने कैश सेल करी तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, अगर आपने क्रेडिट सेल करी है तो आप डेटर्स कर दोगे, ठीक है ना सर। और कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो ना, आपने कंसाइनर को क्रेडिट इसलिए करा, लाइबिलिटी इसलिए करी, क्रिएट करी आपने कंसाइनर के नाम की, क्योंकि आप जानते हो कि आपने जो सेल करा है वो आपको पैसा किसको देना होगा, कंसाइनर को। तो यहाँ पर आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, किसके नाम की, कंसाइनर के नाम की, ठीक है ना जी। चलिए, फॉर एक्सपेंसेस, 1 सेकेंड, हाँ, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इज कमीशन। एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ पर क्या आएगा सर, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या आएगा, कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट। कंसाइनर का अकाउंट इसलिए इन्होंने डेबिट करा क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि कंसाइनी जानता है ना कि जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ वो मुझे रीइम्बर्स होगा। वो भले अभी मैं खर्चा कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी बैंक अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूँ, लेकिन वो जानता है कि ये जो एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं, वो मेरे को डेबिट होगा, इसलिए उसने क्या करा, कंसाइनर को डेबिट कर दिया। इसलिए उसने क्या करा, कंसाइनर को डेबिट कर दिया, कंसाइनर को उसने यहाँ पर डेटर क्रिएट कर दिया। देखिए, वो जानता था कि ये पैसा जो है, सेल का पैसा जो है, वो देना है किसको, कंसाइनर को। तो उसने देखिए कंसाइनर को यहाँ पर पहले वाली एंट्री में क्या बनाया था, क्रेडिट करा था, क्रेडिटर बनाया था। दूसरी वाली एंट्री में उसने यहाँ पर डेटर बनाया है, इसलिए डेटर बनाया है क्योंकि वो जानता है कि ये पैसा उसको कंसाइनर से रिकवर होगा। थर्ड वाला, अगर एडवांस कुछ पे करा था तो यहाँ पर कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या था, हाँ, बैड डेट रिकॉर्ड करने के केस में यहाँ पर क्या हो रहा था, बैड डेट रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सीधी सी बात है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैड डेट पहले आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और कस्टमर का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट यहाँ पर डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कंसाइनी की बुक्स में बिल्कुल बच्चे लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं अलर्ट हो जाओ। ये वाला पॉइंट मेरा ध्यान से सुन लो, उसके बाद तुम लोग की छुट्टी अपने आप पढ़ लेना।
ठीक है। फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट, बैड डेट के केस में क्या है, पहले आपको क्या करना है, कंसाइनी को बड़ी ईमानदारी से पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करना है सर। पहले बड़ी ईमानदारी से पहले बड़ी ईमानदारी से कंसाइनर को कंसाइनी को बैड डेट रिकॉर्ड करना है। पहले आप बैड डेट को रिकॉर्ड करो, फिर उसको राइट ऑफ करो। पहले रिकॉर्ड करो फिर राइट ऑफ करो, पहले रिकॉर्ड करो फिर राइट ऑफ करो, ये बात ध्यान रखना। पहले तो आप ये चीज़ें दो ध्यान रखो, ठीक है। आपने फिर किस तरीके से काम किया है, पहली वाली एंट्री में बताया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। पहले आपने क्या करा, बैड डेट को पहले उसको आपने क्या करा, उसको अपना खर्चा बना दिया। पहले आपने उसको अपना एक्सपेंस बनाते हुए आपने बैड डेट को डेबिट कर दिया और कस्टमर का अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ के केस में यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं। जब डेल क्रेडियर कमीशन जो है अलाउ नहीं करा गया, या जब डेल क्रेडियर कमीशन जो है अलाउ करा गया। जब डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं करा गया, ध्यान से सुनिएगा, जब डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ ही नहीं करा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप जो है बैड डेट का लॉस कंसाइनी बियर अप नहीं करेगा। बैड डेट का लॉस जो है कंसाइनी बियर अप नहीं करेगा। वो कौन बियर अप करने वाला है, कंसाइनर। वो कौन बियर अप करने वाला है, कंसाइनर। तो जो हम लोगों ने पहले रिकग्नाइज करके रखा है बैड डेट, उसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं ना, क्योंकि हम लोग ने लॉस रिकग्नाइज पहले ही कर लिया था रिकॉर्ड। अब हम लोग को जब कमीशन नहीं दे रहा है कंसाइनर, जब वो पैसा नहीं दे रहा है, कंजूस है कंसाइनर, तो हम लोग को यहाँ पर जो लॉस है वो रिवर्स करना है। ये तो साफ सीधी बात है। और ये जो लॉस किसके मत्थे मढ़ देना है, कंसाइनर के मत्थे मढ़ देना है। यहाँ पर देखो, इस लॉस से रिलेटेड डेटर किसको बना दिया, कंसाइनर को। और यहाँ पर जो अपना जो बैड डेट है उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है ना सर। जब कंसाइनर पैसा नहीं खर्चा करेगा तो ये बैड डेट का लॉस हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स। और ये जो लॉस था वो किसके मत्थे मढ़ दिया, कंसाइनर के मत्थे मढ़ दिया। यानी कि उसको कंसाइनर को क्या बना दिया, डेटर। ठीक है। सेकेंड एंट्री में क्या करा है, जब डेल के डेयर कमीशन अलाउ करा है, इसका मतलब ये लॉस हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, क्योंकि कंसाइनर ने हम लोग का मुंह बंद करा दिया है कुछ चंद पैसों से, कुछ कमीशन से। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपको डेल के डेयर कमीशन दिया गया है, तो यहाँ पर बैड डेट अकाउंट है, ये रिकॉग्नाइज है, ये रिकॉग्नाइज ही रहने देना। ये सेकेंड एंट्री में काट मत देना, ये सेकेंड एंट्री में इसको क्रेडिट मत करना। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड। जब आपको डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ करा गया है तो आपको क्या करना है, कमीशन अकाउंट आपने क्या करा है, डेबिट करा है, और बैड डेट अकाउंट आपने क्या करा है, क्रेडिट करा है। कमीशन अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है सर, और बैड डेट अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप डेल क्रेडिट कमीशन जब आपको अलाउ करोगे तो आप कंसाइनर के मत्थे तो मड़ोगे नहीं, तो कंसाइनर के मत्थे मड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका ये लॉस है, आप ही का रहेगा, तो उसको रिकॉग्नाइज रहने देना। और बैड डेट अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और आपको कमीशन अकाउंट आपका क्या हो गया, कमीशन अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। वेल डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड, तो कमीशन अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। तो ये था इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर किया है। और बाकी के आप मुझे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में और भी बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे हैं, इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, और भी ढेर सारे एग्जाम इलस्ट्रेशन थे 4, 5। तो ये मेहनत वाला काम है, आप लोग करेंगे और बहुत दिल लगा के करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जो भी जिस बच्चे को डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताए, सारे इलस्ट्रेशंस करके रखे। हम लोग टफ क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के साथ। ठीक है। और बाकी हम्म, कोई डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।